Hello students, good evening. I am Dheeraj Yadav and I teach competitive English for the competitive examinations. और आज से मैं टेंस के लेक्चर्स को शूट कर रहा हूँ और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एयरफोर्स का एक्स हो या वाई ग्रुप हो, इट मीन्स कि एसएससी हो या बैंकिंग हो, सारे ही एग्जाम्स के लिए जो मैं थियोरी पढ़ाने जा रहा हूँ, सारी थियोरी सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव है. सो प्लीज़ इस लेक्चर को आप हार्टेडली अटेंड करें और अगर जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है तो इस कमेंट सेक्शन में डाउट को अपने कमेंट करें. होपफुली आप तक आपका डाउट का आंसर इंस्टेंटली जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो लिखा गया है टेंस. अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो टेंस का जो फर्स्ट डिफिनेशन है ना, टेंस कहता है कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को दर्शाता है. टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को दर्शाता है. ओके, इट डिनोट्स द टाइम और एक्शन और द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन. किसी एक्शन के टाइम या स्टेट को ये बताता है, यानी कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को बताता है. मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेंगे. ओके, अगर हम टेंस को डिवाइड करें कि टेंस कितने तरीके का होता है तो फॉलोइंग डिफरेंसेस होंगे टेंस के. यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेंस कितने तरीके के होंगे, तो 3 तरीके के होंगे. एक तो प्रेजेंट, ओके, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट वर्तमान समय को बोलेंगे, पास्ट यानी कि वह समय जो बीत गया है, और फ्यूचर आने वाले समय को फ्यूचर से निर्देशित किया जाता है, यानी कि भूतकाल. ओके, तो आपने यहाँ तक जाना कि टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है. ओके, तो उसी तरीके से अगर हम इस प्रेजेंट का भी देखें तो 4 नियम होंगे. प्रेजेंट आप सिंपल बोल सकते हो, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, इंडेफिनिट. इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है. क्या कहा जाएगा, इम्परफेक्ट कहा जाएगा. क्यों, क्योंकि परफेक्ट नहीं हुआ होता, क्रिया इम्परफेक्ट होती है, इसीलिए उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, क्योंकि वो एक्शन अभी इम्परफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस के मोड में होता है, इसीलिए उसको इम्परफेक्ट बोल देते हैं. या प्रोग्रेसिव भी कई किताबों में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोग्रेसिव भी इसको कहा जाता है. ओके, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट. क्या, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्रिया ही ऑलरेडी परफेक्ट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं. चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई एक्शन, अगर हम किसी एक्शन की बात करें तो मान लो अगर ये पॉइंट ए है तो कोई क्रिया इस पॉइंट ए से स्टार्ट हुई. ओके, अभी भी चल रहा है. तो अगर इस यहाँ पे मान लो ये पॉइंट बी हो गया और ये क्रिया अभी भी चल रही है, तो इस पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पीछे जाएं तो वो पास्ट होगा. ओके, और ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि अगर कोई क्रिया पास्ट से शुरू हुई और अभी भी चल रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम. क्या, कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम इक्वल टू उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, अब वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है. ओके, तो आपने यहाँ से ही जान लिया कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जिस तरीके से प्रेजेंट का 4 भाग है उसी तरीके से पास्ट का भी 4 भाग होगा, फ्यूचर का भी 4 भाग होगा, यानी कि तीनों ही टेंसेस को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है. आगे के वीडियोज़ में हम सीखते रहेंगे, बट मेनली यहाँ पे हमारा फोकस होगा कहाँ पर, तो प्रेजेंट पर. ओके, प्रेजेंट के इन 4 नियमों को हम पढ़ेंगे. पहला है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट. तो आज के वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे
कि प्रेजेंट सिंपल को सिंपल किस लिए कहा गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्या कहा गया, क्या ही डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच। तो ये हम बहुत ही अच्छे से बारीकी से अभी जानेंगे इसको। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बहुत किताबों में ये लिखा गया है या बहुत टीचरों के द्वारा ये बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ये इस शब्द आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है और इसकी सहायक क्रिया डू प्लस डज होती है। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में हम हिंदी को नहीं ला सकते, इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ओके। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है यह नहीं होगा, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशंस होता है वो ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमेशा ही किस लिए करेंगे, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए करेंगे। कैसे एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए करेंगे, ओके। रूटिंग एक्शन को शो करने के लिए करेंगे, रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए करेंगे, ओके। या इसके अलावा इरेगुलर एक्शन भी हो सकता है हमारे सामने, ओके। इसके अलावा परमानेंट एक्टिविटी हो सकती है, परमानेंट एक्टिविटी हो सकती है, ओके। ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस तथा मेंटल एक्टिविटी को शो करने के लिए किया जाता है, ओके। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। कमेंटेटरी में इसका यूज किया जाता है, किसी पास्ट टेंस की घटनाओं को सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, ओके। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फॉलोइंग यूजेस है, ना कि ता है, ती है, ते। भाई हाथ जोड़ के मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस तरीके के चीज़ों में ना आए और बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में नहीं होता। हाँ, छठी से लेके और 12वीं तक के बुक्स में दिया गया, यूपी बोर्ड की किताबों में कि ता है, ती है, ऐसा होता ही नहीं है, ओके। मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फॉलोइंग केसेस में इनका यूज किया जाता है, ओके। मैंने सारी चीज़ों को रख दिया आपके सामने, ओके। अब एक एक करके उन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो हमारे सामने होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। ये हमेशा ही एक चीज़ में आप जान लो कि यहाँ पर नाउन प्लस ए सब्लिक ईएस इक्वल टू प्लूरल नाउन, नाउन प्लस ए सब्लिक ईएस इक्वल टू प्लूरल नाउन, बट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सब्लिक ईएस इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ओके। जब नाउन के अंत में ए सब्लिक ईएस जोड़ा जाता है तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ए सब्लिक ईएस जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ओके। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि नाउन के अंत में ए सब्लिक ईएस जोड़ने पे वो नाउन प्लूरल बनता है और वर्ब के अंत में ए सब्लिक ईएस जोड़ने पे वो वर्ब सिंगुलर बनता है, ओके।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसीलिए तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एप्लीकेस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसका मैच कराया जाएगा। तो जब कभी भी ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो ये वर्ब भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, इसके अलावा जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, ये फर्स्ट है और ये रूल नंबर सेकेंड है। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। ये तो दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स थे। इसके अलावा जब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इसके अलावा आप यह जान ले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगा, डू ऑब्लिक डज होगा। क्या होगा, डू ऑब्लिक डज होगा। ओके, जैसे डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो इसके साथ हम कैसा यूज करेंगे, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, तो होगा वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट और कोई भी प्लूरल नाउन, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इसलिए उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। लेकिन जहां तक डज की बात है तो डज अपने आप में, जैसे कि डू क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एप्लीकेस जोड़ने पर क्या बनता है, सिंगुलर बनेगा। इसीलिए ये डू क्या है, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस एप्लीकेस जोड़ दिए तो सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें क्या ही यूज़ करना है, डज यूज़ करना है। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो आप ऐसे पोजीशन में, ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हो जहाँ पे आप समझ पाओगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एप्लीकेस का यूज़ तब करेंगे जब ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, कैसे सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा। और सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तब करते हैं जब ये सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो करेगा। जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन से आ जाएगा, डज, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने एस एप्लीकेस जोड़ दिया। लेकिन जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कितनी बातें आपके माइंड में इनकलकेट हो चुका होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। ओके, अगर रूल नंबर फोर्थ की बात करें तो जैसा कि मैंने वर्ब बेसिक के कॉन्सेप्ट में, लेक्चर में, ये मैं आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। जहाँ तक क्लोज एंडेड की बात है तो जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो वो क्लोज एंडेड होता है और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। बड़े ही शॉर्ट आंसर्स में दे सकते हैं, यस और नो में। लेकिन जहाँ तक बात है ओपन एंडेड की तो वहाँ पे प्रश्न होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका से शुरू होगा और उसका आंसर तो हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे कि क्या आप वहाँ गए थे, अगर आप गए थे तो बोल दोगे यस, नहीं तो बोलोगे नो। तो यस नो में बड़े ही आसान तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि आप वहाँ क्यों गए थे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, हमें रीज़न को एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड बोलेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होंगे। आई होप कि आपको इतना बातें पता लगा होगा। तो क्लोज एंडेड, जितने भी क्लोज एंडेड के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका शुरुआत केवल हेल्पिंग वर्ब से कर लिया जाता है। किससे, केवल हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो होगा क्या, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। इसके अलावा
अगर हम बात करें कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो होता है डूअबली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब प्रश्न का शुरुआत केवल क्या से होता है और उसमें नेगेटिव वर्ड नो नॉट नेवर नहीं रहता। जैसे कि क्या आप वहां जाते हो, तो डू यू गो देयर, क्या वे लोग आपसे बात करते हैं, तो डू दे टॉक टू यू। बट मैं अगर कहूँ कि नेगेटिव बना दूँ सेंटेंस को, तो वहाँ पे नहीं आने लगेगा। नहीं आने के वजह से ही हमें नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और नेगेटिव वर्ड यूज़ कब करते हैं, डूअबली डज के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, नॉट का यूज़ करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कब, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव विद डब्ल्यूज फैमिली है। ओके, लेकिन जब अगर वो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हमें वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म या वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएबली केस लगाने से पहले सब्जेक्ट को एक बार देखना होता है। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 5। ओके, ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 5, यानी कि रूल नंबर 5। इन सारे ही स्ट्रक्चर्स पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। आई होप कि आपने अपने नोट पे लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के और अगला स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ। ओके, रूल नंबर 6। ओके, रूल नंबर 6 में ये बोला जाता है कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्यों, कहाँ, कब, कैसे से होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, डब्ल्यू एप्लीकेस प्लस डूअबली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा रूल नंबर 7 होगा आपके सामने, डब्ल्यू एप्लीकेस प्लस डूअबली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इतनी तक तो बात बनी ना। तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्यों, कब, कहाँ, कैसे से होती है, तो सब्जेक्ट के पहले हमें यूज करना होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या यूज करना होता है, डब्ल्यू बिग एच। ओके, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, हुम, व्हाई एंड हाउ। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर उसके एंड में इंटरोगेटिव मार्क आएगा। ओके, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आने लगेगा, नॉट आने लगेगा। आई होप कि ये सारे ही स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में बैठ गए होंगे, और हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सेंटेंसेस पे अप्लाई करके देखना है। ओके, तो हम कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और बारीकियों से समझते हैं इनके बीच आने वाले डिफरेंसेस को। ओके, और मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा आप सभी को कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, तो डूअबली डज। डूअबली डज को कौन डिसाइड करेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ओके, उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना होता है, नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। क्यों, इसमें एस डब्ल्यू केस नहीं जोड़ सकते, इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमने पहले ही डू में एस डब्ल्यू केस जोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे एक बार हमने सिंगुलर वर्ब ले लिया है, तो नेक्स्ट नॉट के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, सो मैं इस सारे ही स्ट्रक्चर्स को वाइप आउट करता हूँ और कुछ सेंटेंसेस को आपको देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ सी गो टू द मार्केट, पहला वाक्य है। ओके, दूसरा है दे बीट्स मी। बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल्स को लेंगे, आई गोज टू स्टडी। ओके, चौथा है
राहुल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, इतने एग्जाम्पल्स हमने देखा। तो कहाँ पे हमें एस डब्ल्यू केस जोड़ना है, मैं फिर से याद दिला दूँ, नाउन प्लस एस डब्ल्यू केस इक्वल टू प्लूरल नाउन एंड वर्ब प्लस एस डब्ल्यू केस इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ओके, तो जब सी के बारे में बात करेंगे, मैंने कुछ ही समय बताया पहले कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सिंगुलर होते हैं और इन्हीं इसी की वजह से इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अब देख लो, सी तो सिंगुलर है और तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होता है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस डब्ल्यू केस जोड़ेंगे, तो इस गोज में ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब ये जाके सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। उसी तरीके से अगर दे की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे तो प्लूरल है, तो इसके साथ अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस डब्ल्यू केस इक्वल टू क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ तो ये चलेगा नहीं, ये तो यहाँ रॉन्ग हुआ, तो हम यहाँ इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बिट लिखेंगे, वो क्या होगा, करेक्ट हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से अगर हम आई की बात करें तो आई होता भले ही सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी आती है, प्लूरल, इसलिए गोज ना होके क्या होगा, गो होगा। ओके, इस नेक्स्ट है राहुल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राहुल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इस स्पीक को सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अब ये जाके चारों ही स्टेटमेंट सही हुए हैं। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे कि सी डू अब्ली डज नॉट प्रेफर टू स्टडी, पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा है डज अब्लिक डू अब्लिक डज दे ट्रायल हार्ड to attain success। ओके, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम ले सकते हैं कि डू अब्लिक डज एवरीवन ट्राई डू अब्लिक डज एवरीवन नॉट ट्राई टू सक्सीड। ओके, ये हुआ तीसरा। चौथा की हम बात कर लें तो वाई डू अब्लिक डज चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ओके, पांचवा है वाई डज अब्लिक डू शी नॉट गो टू विलेज। ओके, ये 5 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं। पहला बोल रहा है सी डूअबली डज नॉट प्रेफर टू स्टडी। आपको पता लग गया होगा कि सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, एज यहाँ पे भी लिखा गया है। तो हमारा डज क्या है, करेक्ट है, और डू क्या है, रॉन्ग है। डू अब्ली डज दे ट्रायल हार्ड टू अटेन सक्सेस, क्या वे लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। तो दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल, यानी कि डज क्या है, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डू अब्ली डज एवरीवन नॉट ट्राई टू सक्सीड, क्या हर कोई सफल होने के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो सेंटेंस तो नेगेटिव था, और एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर माना जाता है, और इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो इस वर्ब कौन सी है, सिंगुलर, तो डज है, तो डू को काट देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाई डू अब्ली डज चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। अगर मैं बता दूं आप सभी को कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन।
क्या होगा, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया ना, तो अब इसके अंत में एस नहीं जोड़ सकते। यहाँ से भी नाउन के टॉपिक में एग्जामिनेशंस में एरर बना के दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, चिल्ड्रन तो प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी कौन सा लेगा, प्लूरल, यानी कि डज क्या है, रॉन्ग है। उसी तरीके से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वाई डू अबली डज सी नॉट गो टू विलेज, वो विलेज क्यों नहीं जाती, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सा प्रेफर करेगा, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे डू क्या है, रॉन्ग है। आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनने वाले सारे ही एग्जाम्स में एरर्स को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और डब्ल्यूज फैमिली का इंटरोगेटिव या डब्ल्यूज फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव के सारे ही डायमेंशंस को मैंने क्लियर कर दिया है। और आने वाले एग्जाम्स में आप इन मेथड्स को, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए एक एक क्वेश्चंस को रॉक कर देंगे, ऐसा आई फील। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉलोइंग कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस है जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो इन आई होप कि इन सारे एग्जाम्पल्स को अपने अपने नोट पे लिख लिया होगा, और मैं इन सारी चीज़ों को मिटा के और आगे चलता हूँ। ओके, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट मैं आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बीच में अंतर बताऊंगा तब, लेकिन कुछ समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन इंडिया, भारत में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया गया है सिंपल प्रेजेंट के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल इंडेफिनिट को इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहा गया, और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा गया, इसके बीच में एक बहुत ही बारीक डिफरेंस है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, जिसको आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ लेंगे। ओके, तब तक के लिए यहाँ पे यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। अगर मैं पहले रूल की बात करूँ, रूल नंबर फर्स्ट की बात करूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमेशा ही रूटिंग एक्शन को बताने के लिए किया जाएगा। कैसे एक्शन के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रूटिंग एक्शन, ओके, आप बोल सकते हो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ओके, आप बोल सकते हैं रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन प्लस एक्सेट्रा को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए ले सकते हैं कि सी गोज टू स्कूल डेली, सी गोज टू स्कूल डेली। इसके अलावा में कुछ ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं जो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है इंग्लिश में, न कि हिंदी से रिलेट करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तथा या ये शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, इंग्लिश में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो ये बता पाते हैं कि ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो होगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हम आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। क्या चीज़, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। आप यहाँ पे मेन वर्ब लिखेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हिडन होती है। ओके, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। अगर हम इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आप लिखोगे
इसको मिटा ही के लिख देता हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को आप अपने नोट पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ओके, जैसे होगा यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑलवेज, ऑफन, ओके, हार्डली, स्केर्सली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, आप यहां पे लिख सकते हो फ्रीक्वेंटली। ओके, आप लिख सकते हो यहाँ पे नेवर। ओके, इस तरीके की क्या होंगे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, या वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आएगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे यही ऐसे वर्ड्स हैं जो बता पाते हैं कि टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, ऑलवेज, ऑफन, नो, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, नेवर, या आपके सामने आ जाएगा एवरी, एवरी, एवरी डे, एवरी वीक, ओके, एवरी मंथ, या आपके सामने दिया जा सकता है एवरी ईयर, या उसके सामने एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, इस तरीके के वर्ड आपके सामने दिया जाएगा। या ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ मंथ, वंस अ मंथ, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ डिकेड, वंस अ सेंचुरी, या आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्वाइस, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ डिकेड एंड ट्वाइस अ सेंचुरी। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, किस चीज को बताने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, यानी कि एवरी डे, हाँ, वंस अ डे, ओके, या ट्वाइस, ट्वाइस अ। तो इन तीनों, ये जितने भी शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, ये बताते हैं किसी चीज के फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। किस चीज को बताएंगे, फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को बताएंगे कि हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज बीइंग डन, कि कितनी बार किसी क्रिया को किया जा रहा है, किसी एक्शन को, किसी वर्ब्स को ना परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको डिफरेंसेस नजर आ गए होंगे कि कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप कि आपने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोट में। ओके, इसके अलावा फर्स्ट नंबर रूल में हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग रूटिंग एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, रूल नंबर 2 है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, बिजनेस एक्टिविटी, या इसके अलावा ना परमानेंट एक्टिविटी एक्सेट्रा, यानी कि इसके अलावा भी चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, बिजनेस एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, जो परमानेंटली हो रहा हो, टेम्परेरी नहीं होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल ट्रूथ, किस चीज़ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो भाई सबको लगता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल होता है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ के तो कई टाइप्स होते हैं ना, 4 टाइप्स होते हैं ना। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपके सामने आएगा मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ओके, आपके सामने आ सकता है साइंटिफिक फैक्ट। ओके, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ का, जैसे हम बोले कि इफ़ वी बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ओके, तो इसी तरीके के फैक्ट्स को बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। जैसे बोलोगे आपकी द सन राइजेज इन द ईस्ट, मुझे नहीं पता कि स्टेटमेंट कहाँ तक रॉन्ग है और कहाँ तक ये करेक्ट है। ओके, लेकिन हाँ, कई किताबों में लिखा गया है कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ ही माना जाता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, रूल नंबर, अगर हम 3 की बात करें, ओके,
कौन सी? रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 3 का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है। किस चीज को? पोजीशन। पोजीशन, बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस, ओके। आप इसको बोल सकते हैं ओनरशिप। ओनरशिप को बताने के लिए भी क्या यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आई एम हैविंग टू ब्रदर, आई एम हैविंग टू ब्रदर, तो इसका सेंस होगा कि मेरे पास 2 भाई हो रहे हैं। भाई मेरे पास 2 भाई हो नहीं रहे, मेरे पास मैं ऑलरेडी 2 भाई हूँ। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार हो रहा है, मेरे पास एक बोर्ड हो रहा है, तो ये सारे स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है। ओके, मैं नहीं बोल सकता कि आई एम हैविंग अ कार और आई एम हैविंग अ व्हाइट बोर्ड। हमें बोलना है कि आई हैव अ व्हाइट बोर्ड, आई हैव अ कार। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो जितने भी पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनका आईएनजी में यूज नहीं किया जाता, यही बेसिक कारण है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पोजीशन, बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप को बताने के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कितने डायमेंशंस हैं, तो 4 नंबर डायमेंशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ह्यूमन एक्टिविटी, इसके लिए ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशंस तथा मेंटल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी? मेंटल एक्टिविटी को शो करने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि आई एम फीलिंग स्लीपी, नहीं, आई फील स्लीपी। ओके, क्योंकि बहुतों को तो ये नहीं पता कि फीलिंग्स और इमोशंस में क्या ही अंतर है। तो मैं बता दूं कि फीलिंग्स ये अंदरूनी होती है, फीलिंग्स ये अंदरूनी होता है। इमोशंस तो बाहरी चीज़ों को देख के आती है, एक्सटर्नल चीज़ों को देख के आती है। ओके, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 5 पे। ओके, रूल नंबर 5 पे आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, अगर इस वीडियो में और भी किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट है तो आप ज़रूर बताएंगे मुझे। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 5, बोलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग फिक्स्ड प्लान, कैसे प्लान? फिक्स्ड प्लान या प्लान्ड एक्शन, या प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। ओके, पूर्ण निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए भी हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, मैंने क्या बोला? पूर्ण निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पूर्ण निर्धारित योजना मतलब क्या? फिक्स्ड प्लान या प्लान्ड एक्शन, जो पहले से ही प्लान हो गया, जिसकी सारी देख रेख या नहीं लेख या उसका लीगल चीजें, उसका शेड्यूल्ड होता है, या हम बोलें फिक्स्ड प्लान, प्लान्ड एक्शन, शेड्यूल्ड एक्शन को बताने के लिए हमेशा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर उनको कहीं जाना होता है, विदेश दौरा करने जाना होता है, तो कब जाना है, ये टाइम और सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन्ड होती है, वो प्लान्ड होती है, वो फिक्स्ड होता है। इसी की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं बोलूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया कम्स या गोज टू अमेरिका टुमारो। तो देख लो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, टुमारो आने वाला, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ओके, इस तरीके के टुमारो, द फॉलोइंग डे, ओके, इस तरीके के, या द अपकमिंग डे, इन टूडेज टाइम। अगर इस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और वो फ्यूचर का टाइम है। यानी कि हम भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्रिया होगा वो कब होगा? फ्यूचर में होगा, और वो आज ही निर्धारित हो चुका है। और निर्धारित होने की वजह से ही हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो फ्यूचर का होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्रिया फ्यूचर में ही होगी। ओके, तो वहाँ पे, और ये मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग फिक्स्ड प्लान, प्लान्ड एक्शन, शेड्यूल्ड एक्शंस के लिए करते हैं, वो हमेशा ही किसी फेमस पर्सन के लिए होता है, किसी फेमस पर्सन के लिए होता है, लाइक नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ओके, अमित शाह, ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कब कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे।
तो मैं इन सारी ही चीज़ों को मिटाता हूँ और मिटाने के बाद मैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ओके, आई होप कि आपने इन सारी चीज़ों को अपने नोट पे लिख लिया होगा। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में मैं बता दूं आप सभी को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस सुना होगा तो आपको पता लग जाएगा। कैसा सेंटेंस? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस। ओके, कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट में नहीं बताना चाहूँगा, डिटेल में बताना चाहूँगा। ओके, कंडीशनल सेंटेंस, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। इनके एक भाग से कंसिक्वेंस तथा दूसरे भाग से रिजल्ट का बोध होता है, और जिस भाग से रिजल्ट का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लचेज ऑफ रिजल्ट कहा जाएगा, या एडवर्ब क्लचेज ऑफ कंडीशन कहा जाएगा। एडवर्ब क्लचेज ऑफ कंडीशन कहा जाएगा। यानी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनके एक भाग से कंडीशन तथा दूसरे भाग से रिजल्ट का बोध होता है या कंसिक्वेंस का बोध होता है, और जिस क्लच से कंडीशन का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लचेज ऑफ कंडीशन कहा जाता है। ओके, कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लच होना चाहिए। कौन सा क्लच? सबऑर्डिनेट क्लच। और सबऑर्डिनेट क्लच को बनाने के लिए हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे सामने क्या होता है? इफ, एज इफ, एज दो, एज सुन एज, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, व्हाट, सो दैट। ओके, इसके अलावा अनटिल, अनलेस, हम, व्हिच, हुम, हुज। ओके, इस तरीके की कंजंक्शंस का यूज करते हैं। दैट, शो दैट, लेस्ट, ये सारे ही कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब कभी भी किसी क्लच का शुरुआत इन फॉलोइंग कंजंक्शन से होता है तो उसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लच बोलेंगे। कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लच। और कॉमा लगा के हम मेन क्लच को लिखते हैं। मेन क्लच को प्रिंसिपल क्लच बोल सकते हो आप, और इंडिपेंडेंट क्लच भी बोल सकते हो। और चूंकि सबऑर्डिनेट क्लच को सबऑर्डिनेट क्लच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता, और अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही मेन क्लच पे निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। ओके, जैसे कि इफ क्लच, यहाँ पे क्या आएगा? इफ क्लच और प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? मेन क्लच। इतनी बात लिखने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे? डीप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा? इफ प्लस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर ब्रेक करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप की जगह पे हमें कॉमा का यूज़ करना होता है, और इधर क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें क्या यूज स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे? विल ऑब्लिक शैल का। ओके, और प्लस क्या यूज़ करेंगे? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा कि हमेशा ही वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी जब प्लूरल होगा तो ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। यही तो इनमें डिफरेंसेस होता है। तो अब देख लो, इफ क्लच यहाँ आया है तो ये कंडीशन के बारे में बात कर रहा होगा। ये कौन सा है? एडवर्ब क्लचेज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लचेज ऑफ कंडीशन। तो ये कंडीशनल हुआ, ये कंडीशनल क्लॉज हुआ। कौन सा क्लच हुआ? कंडीशनल क्लच। और ये कौन सा क्लच हुआ इस कॉमा के बाद? तो ये मेन क्लच हुआ। ओके, ये कौन सा क्लच हुआ? तो मेन क्लच हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इफ़ यू कम, इफ इट रेंस, मैं ले लेता हूँ इफ इट रेंस, आई विल रिमेन एट होम। तो अगर बारिश होती है कॉमा तो मैं घर पे ठहर जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कब स्कूल नहीं जाऊंगा? अगर बारिश होगी। तो बारिश का होना ये एक शर्त है, और स्कूल का ना जाना ये एक रिजल्ट है, एक कॉन्सिक्वेंस है, एक परिणाम है।
ओके, ये आउटकम है, ये एक रिजल्ट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इफ क्लॉज में यानी कि कंडीशनल क्लॉज में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है और इसको फर्स्ट कंडीशनल कहा जाता है। आई होप कि मैंने इस सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया है, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर देख लेंगे आप। ओके, तो रूल नंबर 6 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस कंडीशनल to express condition we use present indefinite tense. In conditional clause. I hope these things must be crystal clear before all of you, and moving a step ahead, the rule number 7 shows that पास्ट टेंस के घटनाओं को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला, पास्ट टेंस के घटनाओं को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। टू पुट emphasis on past indefinite tense or past event, we use present indefinite tense. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, उदाहरण के लिए लेंगे कि द रोबर्स breaks into the wall yesterday. अगर हम इस सेंटेंस पे फोकस करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कहाँ पे, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, दो चीजें आप जान ले, टुमारो और यस्टरडे। बीते हुए टाइम के लिए हमें क्या यूज करना होता है, यस्टरडे। ये पास्ट टाइम के लिए आएगा। कैसे एक टाइम के लिए आएगा, पास्ट टाइम के लिए आएगा। अगर हम बात करें टुमारो की तो ये हमेशा ही फ्यूचर टाइम के लिए आएगा। जो आने वाला समय है, आने वाले समय को फ्यूचर से निर्देशित किया जाता है और फ्यूचर में कल को बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टुमारो यूज करना पड़ेगा। अगर हमें पास्ट टाइम की यानी कि भूतकाल के समय को बताना है तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यस्टरडे यूज करना पड़ेगा। भले ही स्टेटमेंट लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अगर हम टाइम पे गौर करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसीलिए इस घटना को जोरदार बनाने के लिए, सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। अगर सेंटेंस को देखें ग्रामेटिकली तो यहाँ पे एरर है, एस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और यहाँ पे यस्टरडे की यूज कर देने से भले ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, लेकिन मीनिंग कहाँ की आएगी, तो पास्ट की आएगी। आई होप कि आपको रूल नंबर 6 पता चल गया होगा कि टू पुट एम्फेसिस ऑन पास्ट इवेंट्स वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, मूविंग स्टेप अहेड वी हैव टू स्टडी रूल नंबर it was the rule number 7th and we have to use rule number 8. Okay, अगर हम रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 का प्रयोग हम वहीं पे करते हैं जब न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, कहां पर, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को शो करने के लिए, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच यस्टरडे।
ओके, विथ 7 विकेट्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन इंडिया कैसा है, इंडिया यहाँ पे एक टीम के बारे में बताया गया है। ओके, इंडिया यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। इंडिया विंस द मैच, भारत ने मैच को कल ही जीत लिया था, लेकिन यहाँ पे भी इस सेंटेंस को, हालांकि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हमें क्या यूज़ करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर। और हमें टाइम का कहाँ से पता लग रहा है, तो टाइम का पता अगर हम देखें गौर से तो ये स्टडे है, और ये स्टडे पास्ट टाइम के बारे में बात करता है। तो ये सेंटेंस कहाँ का है, तो पास्ट का है, लेकिन हमने टेंस कौन सा यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 हमेशा ही बात करेगा दुनिया का कोई भी गेम हो, अगर हम कमेंटेटरी कर रहे हैं तो कमेंटेटरी में उस गेम को जीवित बनाने के उद्देश्य से वहां पे हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो हो क्रिकेट, चाहे वो हो हॉकी, चाहे वो वॉलीबॉल, चाहे वो WWE, दुनिया का कोई भी गेम हो, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज के बारे में हम कमेंटेटरी कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक सचिन हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, वहां पे हम सारी क्रियाएं देख रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन अगर बल्ला को मार रहा है तो बल्ला कॉन्टिन्यूसली वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। वहां पे क्रिया अगर यहाँ पे हम देखें, अगर ये बैट्समैन किसी बल्ला को हिट कर रहा है तो ये बल्ला बाउंड्री लाइन के सीमा रेखा के बाहर तो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूसली वो एक्शन हो रहा है। इसके बावजूद भी हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। तो हमेशा ही कमेंटेटरी को बताने के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, WWE हो, या कोई भी गेम हो, वहां पे हमें यूज क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। एक रूल हमारे सामने बच गया है, वो रूल नंबर है 10। ओके, 10 को अभी डिस्कस कर लेते हैं। हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमेशा ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहां पे ये सेंटेंस की हेयर और देयर से प्रारंभ होता है, इसके बावजूद भी हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज नहीं करना होता है। इसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब यूज करना पड़ेगा। और ये कौन सी वर्ब होगी, तो वहां पे इसके पहले एक आपने वर्ड सुना होगा, इन्वर्जन। ओके, आमतौर पे कोई भी सेंटेंस में इन्वर्जन ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो इसी पे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इन्वर्जन के आ जाने से ये इस वर्ब को पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हमें वर्ब लिखना होता है और वर्ब की जगह पे हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। चीजें रिवर्स हो जाती है, वाइस वर्सा हो जाती है। ओके, और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन में फॉलो होगा। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। ओके, क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। और इस नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें इस वर्ब को यूज करनी है। अगर ये नाउन है प्लूरल, अगर ये नाउन है क्या, प्लूरल, तो ये वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगा। ये वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर यही नाउन कैसा है, सिंगुलर, अगर ये नाउन है कैसा, सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्या हमें यूज करना होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप। ओके, चीजें वहीं पे चेंज हो जाया करेंगी जब इस नाउन की जगह पे हमें क्या दिया गया होगा, प्रोनाउन। तो हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाले या शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा। और इस प्रोनाउन के आने की वजह से ही मेन वर्ब कहाँ पे यूज करने लगेंगे, प्रोनाउन के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन वर्ब और प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हेयर कम्स अ किंग। ओके, यहाँ पे हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज ना करके हमें क्या यूज करना है, फुल स्टॉप।
हियर कम्स अ किंग। आप देख सकते हैं ये किंग क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो यहाँ पे थ्योरी में आपको बताया गया कि नाउन के पहले क्या आएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मेन वर्ब। हालांकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ए सब लिखिए, क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं बोल देता कि देयर गोज, अगर देयर से भी ले लें तो देयर गोज ऑब्लिक गो द बसेस, क्या, बसेस। अभी बसेस का नंबर कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब का भी नंबर कैसा होगा, प्लूरल। तो ये वाला करेक्ट है और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोनाउन ले लें तो प्रोनाउन में देयर सी गो ऑब्लिक गोज। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेयर और देयर के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। वही चीज यहाँ पे फॉलो कराया गया, देयर के बाद प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस के वर्ब, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे ये गोज को काट देंगे। आई होप कि इस लेक्चर्स में मैंने जो भी आपको बताया वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और आने वाली वीडियोस में हम टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी डायमेंशंस थे मैंने आप सभी के सामने क्लियर कर दिया है।